मुझे चौधरी सिकंदर सयाल की बदबख्ती का ख्याल आ रहा था, जिसने सुल्तान जैसे गबरू को लड़की देने से इनकार कर दिया था। इस किस्म के लड़के तो हज़ारों में नहीं मिलते, लेकिन सुल्तान का बाप चौधरी कुर्बान अपने कौमी जज्बे के कारण ज़मीनों से हाथ धो बैठा और बदनसीबी ने इसे खल जट को मलक लाजवाया का मोहताज कर दिया था। इसलिए चौधरी सिकंदर सयाल सुल्ताने को कामे का लड़का कहकर हकीर समझता है। मेरे दिल में चौधरी के खिलाफ नफरत जागने लगी। इसने मेरे यार की तौहीन की थी, मेरे मुंह बोले पिता मलक अल्लाह जवाया की पगड़ी को ठोकर मारी थी और मुझे मजबूर किया था कि मैं उसे थोड़ा सा सबक सिखाऊं। मैंने सुल्तान के हाथ मलक को संदेश भेज दिया था, चांद की 15वीं तारीख को लाडो रानी इस हवेली में होगी। महाजी और सुल्ताने के बकौल चांद की 15वीं तारीख को चौधरी सिकंदर सयाल के घर बारात आने वाली थी, और अगर मलक लाडो का डोला लेने न पहुंच सका तो वह चूड़ियां कूट कर फांक लेगी, जहर खा लेगी और चौधरी सिकंदर के घर से डोले की बजाय लाडो की अर्थी उठेगी। अभी 20 रोज़ बाकी थे और इस अरसे में एक सिकंदर सयाल क्या मैं पूरे जंग मकयाना को लूट सकता था। चौथा गिलास पीने के बाद मैंने बाहर किसी के कदमों की चाप सुनी, फिर सुल्ताना हुजरे में दाखिल हुआ। इसका चेहरा पहले की तरह उतरा हुआ था, हालांकि जब मुझसे रुखसत होकर हवेली के अंदर गया तो वह शाश बशाश था। मैंने उसे गमगीन देकर कहा, सुल्ताने अब तू क्यों बुझा बुझा फिरता है? मैंने कह दिया चांद की 15वीं को लाडो रानी तेरे पास आ जाएगी। क्या तुझे रघु के कौल पर एतबार नहीं? उसने अपने होंठों पर उंगली रखी और बोला, रघु चुप हो जा, चाचा आ रहा है। इसके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं घबरा गया। जब से मैं यहाँ आने और हुजरे में बैठने लगा था, मलक ने कभी इधर का रुख भी न किया था। वो जानबूझकर अनजान बना रहता और जब तक मैं अमृत जल से फारग न हो जाता वो हवेली से बाहर न निकलता, न डेरे पर आता। लेकिन आज इसकी खिलाफ मामूल आमद की खबर ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने जल्दी से बोतल बंद की और उसे तकिए के नीचे छुपा लिया। गिलास भी धो लिया और उसमें पानी भर कर रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया। गुलाम रसूल रोटी और तरकारी की चंगेर पहले ही छोड़ गया था। अचानक सुल्ताना बोला, रघु चाचे को सब पता है, बोतल छुपाने से क्या फ़ायदा? लेकिन मैं समझ गया था मलक ने सुल्ताने को महज इसलिए पहले भेज दिया था कि अगर मैं मुनासिब समझूं तो उसके आने से पहले अपनी बोतल संभाल सकूं। वो बहुत जहां दीदा और अक्लमंद इंसान है। सब कुछ समझने के बावजूद मेरे और अपने दरमियान एक पर्दा, एक फ़ासला रखना चाहता था। वो फ़ासला जो बड़ों और छोटों के दरमियान हमेशा कायम रहना चाहिए। मलक दूर ही से खंगारता हुआ आया। उसने चरपाई के सराहने की तरफ इसके बैठने की जगह बना दी और ख़ुद चंगेर संभाल कर पायनी की सिमत खिसक गया। मेरे सामने चंगेर देखकर बोला, मेरा ख्याल था तू रोटी खा चुका होगा। मैंने पूछा, मलक जी आप कैसे इधर आ गए? रघु, मलक एक लम्हा ठहर कर बोला, तूने सुल्ताने के हाथ क्या संदेश भेजा था? मैंने अपना संदेश दोहरा दिया। मलक जी, आप राबिया से वादा कर आए हैं कि अगर मेरे बाजू में ताकत होगी तो तुझे ले जाऊंगा, और मैंने सुल्ताने से यही कहा था जब तक रघु जिंदा है आपका हर वादा पूरा होगा। चांद की 15वीं को लाडो रानी इस हवेली में होगी। मलक ने चुभती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। तूने ये भी सुन लिया होगा चौधरी सिकंदर ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया है, फिर राबिया यहाँ किस तरह आ सकती है? मलक जी, ऐसे घरों से लड़कियां किस तरह आया करती हैं? हो रघु, बुझारतें छोड़ और मुझे सीधी तरह जवाब दे, तूने क्या तरकीब सोची है, क्या प्रोग्राम बनाया है? मैंने जवाब दिया, मलक जी मैं ज़्यादा तरकीबें नहीं सोचा करता। ब्याह की रात में सियालों के चक में जाऊंगा और निकाह खानी से पहले ही लाडो रानी को घर से निकाल लाऊंगा। बेशक ये मुश्किल काम है, सियालों की घोड़ियाँ और बर्छियाँ मेरा पीछा करेंगी, लेकिन मुझे यकीन है कोई घोड़ी मेरी लाडो की गर्द को भी न छू सकेगी, और मैं राबिया को लेकर सुबह की बांग से पहले यहाँ पहुँच जाऊँगा।
चौधरी सिकंदर सियाल घर की दीवारों से सर फोड़ता रहेगा। उसे मालूम हो जाएगा मलक अल्लाह जवाया की इज्जत को ठोकर मारना कितना महंगा सौदा है। सियालों की जंग चौधरी की डेवड़ी से नाकाम और नामराद लौट जाएगी। मलक चुपचाप सुनता रहा। फिर यक लख्त इसके चेहरे का रंग बदल गया। ललटैन की रोशनी में इसकी आंखों से जैसे चिंगारियां सी उड़ रही थीं। उसने नफरत भरी नज़रों से मुझे देखा और बोला, ओए कुत्ते। फिर एकदम खड़ा हो गया। मुझे यूं लगा जैसे उसने मेरे मुंह पर थूक दिया हो, मुझे तमाचा मारा हो। खिलाफे तवक्का ये सलूक देखकर मैं हैरान और शशदर रह गया। मेरे बदन में चिमटियाँ सी चलने लगीं और मिठे माल्टे का नशा उतरने लगा। मैं ही नहीं, सुल्ताना भी दम बखुद था। मलक ने अचानक ऐसा अंदाज और लहजा इख्तियार किया जो हम दोनों को वहम गुमान में नहीं था। इसके साथ ही मैं उठकर बोला, क्या आपको मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं? रघु, मलक ने फिर जहरीले अल्फाज उछालना शुरू कर दिए। क्या तू अपने आप को बहुत बहादुर समझता है? अगर तू हमारी बर्छियों से बचकर निकल गया था तो इसका मतलब ये नहीं सियाल भी तुझे छोड़ देंगे। वो तेरे जिस्म की बोटियां उड़ा देंगे और जब उन्हें मालूम होगा लाडो रानी को मेरे डेरे पर ला रहा है तो इसकी गोलियां चारों तरफ से इस हवेली को घेर लेंगी। अब मुझ में जब्त किताब ना रही। मैंने भी इसी लहजे में जवाब दिया, मलक जी आपने रघु को देखा ही नहीं। अगर सियालों ने मुझे छू भी लिया तो समझ लेना रघु को औरत ने नहीं किसी कुत्ती ने जना है। मैं लाडो रानी को यहाँ ना ला सका तो फिर कभी बाहर के इलाके में कदम ना रखूंगा। आप मुझे सियालों से डराते हैं जो घोड़ियों पर सवार होकर इस हवेली को घेर लेंगे। मगर वाह गुरु की कसम, मेरे होते हुए कोई माई का लाल इस डेरे पर तो क्या सरशमीर की धरती पर पाँव न रख सकेगा। अगर किसी सूरमे ने इधर आने की जुर्रत की तो अपनी मौत साथ लेकर आएगा। वो अगर पुलिस साथ लाए तो भी इस डेरे में दाखिल नहीं हो सकते। रघु का कोई कौल कच्चा नहीं होता। बैठ जा, कुत्ता ना बन। फिर उसने मेरे शाने पर हाथ का दबाव डाला और मेरे साथ दोबारा चारपाई पर बैठ गया। मेरे तेवर अभी तक बिगड़े हुए थे। हद हो गई। आपने चौधरी सियाल से रिश्ता मांगा, इसके पाँव पर पगड़ी रख दी, लेकिन वो अपनी जिद से बाज ना आया। उसने पुरानी दोस्ती की लाज न रखी। क्या ऐसा आदमी इंतकाम से बच जाएगा? मैं उसे सियालों की बरादरी में जलील कर दूंगा। चूड़ा ना बन रघु, चुप कर। मैं हैरत से उसे देख रहा था। वो एक पल खामोश रहने के बाद कहने लगा, पहले मेरी बात गौर से सुन। मैं बुज़दिल और डरपोक नहीं। तूने राबिया को उठा लाने की तरकीब बताई है, क्या हम इस पर अमल नहीं कर सकते? अगर मैं चाहूँ तो सुल्ताने को भेज दूँ और ये अकेला ही अपने लाडो रानी को निकाल लाएगा। रसूल पाक की कसम, 72 सियाल मिलकर भी मेरे शेर पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकते और सुल्ताने को भी भेजने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं राबिया को पैगाम भिजवा दूँ तो वो खुद ही यहाँ पहुँच जाएगी। तो इससे अच्छी बात और क्या है? इस तरह तो चौधरी सिकंदर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता चौधरी सिकंदर सियाल जलील हो, लोग इसकी तरफ उंगलियां उठाएं और कहें यह है वो राठ चौधरी जिसकी लड़की घर से भाग गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मलक जी, चौधरी सिकंदर ने आपसे क्या सलूक किया था? ओए रघु, अगर चौधरी सिकंदर ने मेरी दोस्ती का लिहाज न किया और मेरी पगड़ी की लाज न रखी तो क्या तू चाहता है मैं भी इसी की तरह बेहया बन जाऊं? इसकी इज्जत को अपने पाँव में कुचलता और अपनी बादरे की डोल बजाता हुआ इसकी लड़की को उठा के लाऊं? फिर चौधरी सिकंदर और मेरे मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम दोनों कुत्ते बन जाएंगे। मलक की ज़ुबान से ये बातें सुनकर मेरा नशा हिरन हो गया। मुझे महसूस होने लगा मिठे माल्टे के बजाय मैंने संदल का शराब पिया हो। वो मेरी समझ से बहुत ऊंचा था। मैंने पूछा, फिर आप क्या चाहते हैं? रघुपुत्र, मैं चौधरी सिकंदर को सबक ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन उसे यह भी बता दूंगा यारी क्या होती है और यार किस तरह अपने यार की इज्जत बचाते हैं। राबिया मेरी पुत्री है, यही इसका घर है, वो यहीं आएगी, लेकिन घर से भाग नहीं, डोली में बैठकर। चौधरी सिकंदर सियाल खुद उसे रुखसत करेगा। लेकिन ये कैसे होगा? यही तो सोचना है पुत्रा। ये कहकर मलक उठा और मेरा कंधा थपथपा कर बोला, रघु, मेरी ये बात अपने सीने पर लिख ले। शरीफ लड़कियां मर जाती हैं, घर की चौखट से बाहर नहीं निकलती। यही हमारे पंजाब की रीत है।
अचानक मुझ पर इंकशाफ हुआ। मैं मलक लाजवाया की बजाय पंजाब के एक राठ चौधरी के सामने खड़ा हूँ, जिसे अपने देश की रस्में और दोस्ती की रीतें अजीज़ हैं, जो शोले की तरह जलता नहीं, लोबान की तरह सुलगता है, जो अपनी बेइज्जती पर भी अकल का दामन नहीं छोड़ता और पंजाब देश की रवायात को सीने से लगाए रखता है। वाह गुरु की सौगंध, इस दिन मुझे मालूम हुआ अल्लाह जो आया एक देवता है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा इंसान है। और सिकंदर सियाल जैसे राठ चौधरी तो इसके पाँव की धूल भी नहीं। फिर खुद ब खुद मेरा सर मलक के सामने झुक गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और पूरे जिस्म एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। मैंने सर उठा के देखा तो मलक जा चुका था और सुल्ताना मेरे पहलू में चुपचाप खड़ा था, गुमसुम। मैंने उसकी तरफ देखा, न जाने वो क्या सोच रहा था। मेरा हाथ इसके कंधे पर रेंग गया। सुल्तान ने गौर से मेरी तरफ देखा और बोला, रघु, तुम अपना मौज मेला करो, अब चाचा यहाँ नहीं आएगा, आज वो बहुत परेशान है, मैं इसके पास जा रहा हूँ, ठहर के आऊँगा। यह कहकर सुल्ताना भी इसके पीछे ही निकल गया और मैंने फिर मीठे माल्टे की बोतल निकाल ली। इस मर्तबा पहले ही गिलास के बाद नशा तेज़ हो गया, लेकिन मैं पीता ही चला गया हत्ता कि बोतल खाली हो गई। न जाने सुल्ताना कब आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं सुल्ताने की चारपाई पर लेटा था। नाश्ते से फारग होकर जब मैं डेरे पर आया तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था। यहाँ सुल्ताना नज़र आया न मलक। मेरा ख्याल था वो हवेली में होंगे। आजकल मलक बहुत परेशान था और सुल्ताना ज़्यादातर इसके साथ ही रहता। सारी परेशानी इसी की वजह से थी। थोड़ी देर के बाद गुलाम रसूल खेतों से पट्ठे लेकर आ गया। उसने बताया, मलक तो आज सवेरे ही लालपुर चला गया था, शाम से पहले आ जाएगा। मगर सुल्ताने के बारे में वो भी यकीन के साथ कुछ नहीं जानता था। इसके बकौल वह सुल्तान मलक के साथ ही डेरे से निकल गया था, फिर लौट कर नहीं आया।